हमने लास्ट वीडियो में प्लेटो के बारे में बहुत कुछ जाना और सबसे बढ़कर ये समझा कि वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट की शुरुआत प्लेटो से ही हुई थी। उसके बाद उसी के एक ग्रेट स्टूडेंट यानी एरिस्टोटल ने इस काम को कंटिन्यू किया। इस वीडियो में हम एरिस्टोटल की लाइफ और कंट्रीब्यूशंस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। हम ये भी देखेंगे कि कैसे इस ग्रेट एरिस्टोटल ने प्लेटो के मेथड और उसकी थॉट्स को क्रिटिसाइज किया और इसी क्रिटिसिज्म से हमारा सब्जेक्ट और इनरिच हो गया। तो वीडियो के एंड तक मेरे साथ बने रहिए। पसंद आए तो लाइक भी कर देना और सब्सक्राइब भी। एरिस्टोटल 384 बीसी में स्टेजीरा की एक अमीर फैमिली में पैदा हुआ। वो एक मशहूर फिजिशियन का बेटा था। बचपन से ही एरिस्टोटल पर उसके बाप के प्रोफेशन का बहुत इन्फ्लुएंस था। यहीं से उसके दिल में साइंटिफिक मेथड और रिसर्च के लिए दिलचस्पी पैदा हो गई थी। वो भी लाइफ साइंसेज और मेडिसिन में कोई कमाल करना चाहता था। लेकिन वो एरिस्टोटल ही क्या जिसका इंटरेस्ट सिर्फ एक ही चीज़ में बना रहे। हकीकत तो यूं है कि एरिस्टोटल की दिलचस्पी का दायरा इससे बहुत वसी था। एरिस्टोटल 17 साल की उम्र में एथेंस आ गया और यहाँ उसने प्लेटो की एकेडमी ज्वाइन कर ली। धीरे धीरे वो प्लेटो का एक बेहतरीन स्टूडेंट बन गया। उस पर प्लेटो की बातों का बहुत असर था, इसलिए आपको उन दोनों में बहुत सी चीज़ें कॉमन नजर आएंगी। कुछ ही सालों में उसे एकेडमी की लेक्चरशिप भी मिल गई। अब वो यहाँ पढ़ने के साथ साथ दूसरों को पढ़ाने भी लग गया। सीखने सिखाने का ये सफ़र 20 साल तक जारी रहा और फाइनली 348 बीसी में जब प्लेटो की वफात हुई तो एरिस्टोटल ने एकेडमी छोड़ दी। एरिस्टोटल ने एक आज़ाद पंछी की तरह जिंदगी गुजारी। उसने हर वो काम किया जो वो करना चाहता था, हर उस सब्जेक्ट को सीखा जिसे वो सीखना चाहता था। इस सिलसिले में उसने बहुत ट्रैवलिंग भी की। इसी तरह जब उसने एकेडमी छोड़ी तो वो लाइफ साइंसेस सीखने के लिए एशिया माइनर चला गया। वहाँ कुछ ही सालों में उसने बहुत शोहरत कमा ली, जिसके बल पर वहाँ के बादशाह ने उसे नौकरी पर रख लिया। उसे वहाँ के शहजादे को पढ़ाने की जिम्मेदारी सौंपी गई। वो 14 साल का शहजादा अलेक्जेंडर द ग्रेट यानी सिकंदर आजम था। एरिस्टोटल फिर 7 साल तक अलेक्जेंडर का ट्यूटर रहा, लेकिन जब अलेक्जेंडर ने मैसेडोनिया का तख्त संभाला तो एरिस्टोटल ने अपनी जॉब से रिजाइन कर दिया और वापस एथेंस आ गया। एथेंस आते ही उसने प्लेटो की तरह एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बनाने का फैसला किया। वो चाहता था कि ये इंस्टीट्यूट किसी स्कूल या यूनिवर्सिटी से बढ़कर हो, जहाँ सिर्फ एजुकेशन ही नहीं बल्कि कम्युनिटी एजुकेशन का काम भी किया जाए। उसने इस इंस्टीट्यूट का नाम लाइसियम रखा और ये अपने अंदर एक पूरा कम्युनिटी सेंटर था। यहाँ सब लोग आ सकते थे और किसी से कोई फीस नहीं ली जाती थी। पढ़ाई के अलावा यहाँ सेमिनार्स और पब्लिक गैदरिंग्स भी होती थी। एरिस्टोटल ने अपनी बाकी जिंदगी लाइसियम में गुजार दी। यहाँ उसने एजुकेशन को ही अपनी जिंदगी का मकसद बना लिया। अब उसके ढेरों स्टूडेंट्स थे जो उसी की तरह एजुकेशन के लिए दूसरे शहरों में फिरते रहते। इन स्टूडेंट्स ने एरिस्टोटल को उसके रिसर्च वर्क में भी बहुत हेल्प की। यही लोग दूर दूर से एरिस्टोटल के लिए रिसर्च मटेरियल कलेक्ट करते। एरिस्टोटल ने उस जमाने में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट किया था, जिसमें उसने 150 से ज़्यादा स्टेट्स के कॉन्स्टिट्यूशंस को पढ़कर उनको क्लासिफाई करने की कोशिश की थी। ये मुश्किल प्रोजेक्ट इन्हीं चेलों की वजह से मुमकिन हो सका। अपनी मौत से बस 1 साल पहले एथेंस में जंग के सबब उसे ये शहर छोड़ना पड़ा और वो ग्रीस के एक साउदर्न आइलैंड में चला गया। वहाँ उसकी तबीयत बिगड़ गई और एट द एज ऑफ 62 यानी ईयर 322 बीसी में उस बेचारे का इंतकाल हो गया। याद है लास्ट एपिसोड में मैंने आपको बताया था कि प्लेटो किसी भी चीज़ से ज़्यादा उसके आइडिया को इम्पोर्टेंट समझता है। वो आइडिया जो कहीं दूर आइडियाज़ की दुनिया में मौजूद है और वहाँ से वो इस मटीरियल दुनिया की सब चीज़ों को पहचान या प्रॉपर्टीज़ देता है। अगर नहीं याद तो पहले ज़रा एक बार पिछला एपिसोड देख लें, क्योंकि अब हम एरिस्टोटल के पॉइंट ऑफ व्यू से प्लेटो की थॉट्स को क्रिटिसाइज करने जा रहे हैं। तो जनाब एरिस्टोटल ने प्लेटो की बातों पर कुछ बड़े वैलिड सवालात रेज किए। उसने पूछा कि उस्ताद प्लेटो, तुम कहते हो कि चीज़ों की हकीकत उनके आइडिया में छुपी हुई है और आइडिया इस दुनिया से कहीं दूर किसी और जहान में मौजूद है जिसका तुम्हें भी नहीं पता। तो बताओ उस जहान का इस मटेरियल वर्ल्ड से आखिर क्या रिश्ता है?
समझाओ तो सही कि आइडियाज और मटेरियल में आखिर क्या रिलेशन है। फिर उस्ताद प्लेटो, तुम्हारी बातों का ये मतलब है कि चीज़ों की पहचान उनके आइडिया से होती है और आइडिया खुद तो किसी और दुनिया में मौजूद है। साथ ही ये भी कहते हो कि सब चीज़ों की कोई एसेंशियल क्वालिटीज़ हैं जो हमेशा उनके साथ जुड़ी रहती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि चीज़ की पहचान उसके अंदर नहीं बल्कि उससे बाहर है। उसको ये क्वालिटीज़ बाहर से मिल रही हैं। भला ये क्या अजीब बात हुई। ओ भाई, चीज़ों की एसेंस तो उनके अंदर होगी ना, बाहर तो नहीं होगी। असल में मेरे प्यारे गुरुजी, आपने जो रैशनलिज्म का रास्ता पकड़ा इसने आपको गुमराह कर दिया। आपको चाहिए था कि आइडियाज़ के साथ अपनी 5 सेंसेस पर भी थोड़ा यकीन करते। नॉलेज हासिल करने के लिए सेंसेस और पर्सनल एक्सपीरियंसेस को यूज़ करना पड़ता है। शुक्र है कि मेरा बाप एक डॉक्टर था जिसने मेरे अंदर बचपन से ही एक साइंटिफिक एटीट्यूड पैदा कर दिया। मैं तो साइंटिफिक मेथड को फॉलो करूँगा, ऑब्जर्व करूँगा, एक्सपेरिमेंटेशन करूँगा और फिर किसी कंक्लूजन पर पहुँचूँगा। आपकी तरह नहीं कि बस आइडियाज़ की दुनिया में सैर करता रहूँ। ये और इन जैसी ढेरों बातें, कुछ जिनको हम अब अपने फुल लेंथ लेक्चर्स में कवर करेंगे, इनको बुनियाद बनाकर एरिस्टोटल ने प्लेटो की आइडियल स्टेट, फिलोसोफर किंग, कम्युनिज्म, थ्योरी ऑफ जस्टिस और पता नहीं किस किस बात को क्रिटिसाइज किया। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि एरिस्टोटल ये बातें उसी वक्त करना शुरू हो गया था जब प्लेटो जिंदा था। देखिए, ये भी बड़े और बुलंद ज़र्फ लोगों की निशानी होती है जो अपने ही स्टूडेंट्स को क्रिटिसिज्म के लिए इनवाइट करते हैं और बाद में उस क्रिटिसिज्म को बर्दाश्त भी करते हैं। प्लेटो अपने इस शागिर्द से बहुत खुश था, बल्कि वो तो कहा करता था कि एरिस्टोटल मेरी एकेडमी का दिमाग है। एरिस्टोटल वेस्टर्न थॉट का सबसे वर्सेटाइल थिंकर है क्योंकि उसने अपने वक्त के शायद हर सब्जेक्ट को पढ़ा और समझाया। आप चाहे फिलॉसफी, बायोलॉजी, ज़ूलॉजी, लिटरेचर, सिविक्स, साइकोलॉजी, लाइफ साइंसेज या इवन पॉलिटिकल साइंस के भी स्टूडेंट्स हों, आप अपने कोर्स में कहीं ना कहीं एरिस्टोटल का नाम ज़रूर सुनेंगे। नो डाउट एरिस्टोटल के पास एक शानदार माइंड था जिसने उसे हर फन मौला बना दिया था। यूं तो एरिस्टोटल ने ढेरों चीज़ें लिखी जो आज बुक्स की फॉर्म में हमारे पास मौजूद हैं, मगर हमारे सब्जेक्ट में उसकी मोस्ट फेमस बुक्स पॉलिटिक्स और एथिक्स हैं। जहां प्लेटो अपने कंट्रीब्यूशन और मेथड की वजह से फादर ऑफ पॉलिटिकल फिलॉसफी कहलाया, वहीं एरिस्टोटल को हम उसके साइंटिफिक मेथड की वजह से फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस कहते हैं। यही नहीं, वो पॉलिटिकल साइंस की एक मेजर ब्रांच यानी कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का भी फादर है। अगले पार्ट में हम एरिस्टोटल की थ्योरी ऑफ स्टेट, कॉन्स्टिट्यूशन और क्लासिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट्स के बारे में जानेंगे। इन्हीं में फिर हम ह्यूमन नेचर, स्लेवरी, रेवोल्यूशन वगैरह जैसे कॉन्सेप्ट्स को भी कवर करेंगे। तो अगली वीडियो तक मेरे साथ बने रहिए। क्या ये वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट सीरीज इन बोरिंग पॉलिटिकल फिलोसफर्स को आपके लिए सिंपल बना रही है? अगर हाँ, तो अपने लाइक, शेयर और सब्सक्राइब से मेरे काम को सपोर्ट करें। और हाँ, आप कमेंट सेक्शन के जरिए मेरे से सवाल भी पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा निगहबान।